नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। राहुल गांधी का एक लेख छपा, एक अखबारी लेख था। वो अखबार में जिस तरह के लेख छपते हैं उस तरह का लेख छपा था, जिसमें बिजनेस को लेकर, बाकी सारी चीजों को लेकर उन्होंने काफी बात की थी। हिंदी में दैनिक जागरण में छपा, अंग्रेजी में छपा और भी 12-13 भाषाओं में वो लेख छपा। और उस लेख के छपने के बाद विवाद शुरू हुआ, बवाल शुरू हुआ। खास तौर पर जो पुराने राज परिवार है, पुराने शाही परिवार है, उनको यह बात बहुत बुरी लगी कि अपने पहले ही पैरे में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र किया और उसके साथ शाही परिवारों का जिक्र किया। यह कहा कि इन शाही परिवारों ने अंग्रेज सरकार के साथ मिलकर भारतीयों का, भारतीय जो आकांक्षाएं हैं उनका गला घोंटा। इस तरह का उसका मंतव्य था, जिसको लेकर ये लोग काफी नाराज हैं। दिया कुमारी का बयान आया, जम्मू के जो डोगरा खानदान के विक्रमादित्य सिंह हैं उनका बयान आया। हालांकि उनके पिता करण सिंह साहब जो हैं वो जिंदगी भर कांग्रेस में ही रहे हैं। इसके अलावा भी तमाम लोगों के बयान आए, दक्षिण से लेकर उत्तर तक लगातार बयान पे बयान, बयान पे बयान आ रहे हैं। अब असल बात यह है कि राहुल गांधी उस लेख में बिजनेस के बारे में बात करते हैं, जिस पर मैं डिटेल में आऊंगा, जिसकी वजह से नाराजगी है। बिजनेस में जिस तरह से कुछ पूंजीपतियों को आगे बढ़ाया जा रहा है उस पर टिप्पणी करते हैं कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था हमारे ऊपर, पूरी तरह से सारे ट्रेड पर कब्जा कर लिया था, उसको मोनोपोलाइज कर लिया था और इसका फायदा सीधे अंग्रेजों को मिल रहा था। वैसे ही एक बार फिर कुछ पूंजीपतियों ने मिलकर हमारे देश में जो सारी इकॉनमी है उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, और जिसमें कुछ पॉलिटिकल लोग, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज उनकी सहयोगी बनी हुई हैं, वो ये कह रहे थे। लेकिन उसमें से पहला हिस्सा इन लोगों ने उठाया, क्योंकि उस वाले मामले पर विवाद करते तो बातें खुल जाती, लेकिन बातें यहां भी खुल रही हैं। दिया कुमारी जी जयपुर राजघराने से हैं। उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया। इस समय वो उप मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया और जब ट्वीट आया तो जसवंत गुर्जर जो कांग्रेस के नेता हैं वहां राजस्थान में, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया अमित शाह जी का। उसको सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। सैकड़ों साल पहले सवाई मानसिंह ने समाधान कर लिया अकबर के साथ। उस शादी को आज भी राजस्थान छोड़िए, गुजरात के गांवों में भी स्वीकार नहीं किया। हमारे यहाँ नहीं बोलते, ₹1.25 नहीं बोलते, ₹1.25 बोलते हैं। सब बोलना बंद कर दिया और सवाई महल को हवाई महल कर दिया। तो सुना आपने, अमित शाह जी कह रहे हैं कि सवाई राजा मान सिंह ने जो रिश्ता किया था अकबर से, वो लोगों को इतना बुरा लगा कि 100 शब्द का उच्चारण नहीं करते हैं। वहां पर गुजरात में लोग जो हैं वो 100 शब्द का उच्चारण नहीं करते हैं। ये अपमानजनक बात अमित शाह जी ने कही थी सवाई राजा मान सिंह के बारे में। दिया कुमारी जी इस पर कुछ नहीं बोलेंगी। असल में भारतीय राजाओं के बारे में समझना है तो सबसे शानदार तरीका दो है। 1857 में उनकी भूमिका देख लीजिए और दूसरी देख लीजिए आजादी के बाद, क्योंकि दिया कुमारी जी कह रही हैं कि हमने बलिदान किया भारत के एकीकरण के लिए। कोई बलिदान नहीं किया था आप लोगों ने, मजबूरी थी, मजबूरी के अलावा कुछ नहीं था। अगर मजबूरी नहीं होती तो आप सब लोग अपना स्टेट ऐसे ही कंटिन्यू रखते। मजबूरी थी, जो नहीं करना चाहते थे। मैं जोधपुर का एग्जाम्पल दे देता हूं, और वो भी किसी और ने नहीं, सरदार पटेल के जो सेक्रेटरी थे मेनन साहब, जो इस पूरे प्रोसेस में शामिल थे। उन्होंने एक बड़ी मजेदार कहानी लिखी है कि जब मीटिंग हो रही थी उसी समय अचानक जोधपुर के जो महाराजा थे वो सरदार पटेल के साथ अकेले थे। उस समय उन्होंने अपनी बड़ी सी पेन निकाली और पेन जब खोली तो उसके अंदर छोटी सी रिवॉल्वर थी। उसको देखकर सरदार पटेल को हंसी आई और उन्होंने बस जो कहा वो कहा ही। यह सारा कुछ था क्योंकि जोधपुर के महाराजा को पाकिस्तान यह कह रहा था कि हमारे साथ शामिल हो जाइए, आपको हम खुली छूट देंगे, आप अपना राज जैसे चलाते हैं वैसे चलाते रहिए। अगर कश्मीर की बात करें तो हरि सिंह ने भारत या पाकिस्तान दोनों से मिलने से इंकार किया था और अपने मुल्क को, यानी कश्मीर, जम्मू और कश्मीर को आजाद रखने की बात की थी। हिंदुस्तान में मिलने को वो तैयार नहीं था। वाडियार वंश के लोग बात कर रहे हैं, त्रावणकोर जो रियासत है उसने अपने आप को आजाद मुल्क घोषित कर दिया था और सिर्फ आजाद देश घोषित नहीं किया था, अपना राजदूत उन्होंने पाकिस्तान में भेज दिया था। और जो इन लोगों के सबसे बड़े लीडर हैं सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिख के वाडियार वंश जो था, जो त्रावणकोर के राजा थे,
उनको इन्होंने बधाई दी थी। उसके बाद क्या हुआ, नेहरू जी ने पहले ही यह देख लिया था कि ये राजा महाराजा बहुत गड़बड़ करेंगे, तो उन्होंने इंडियन पीपुल्स कॉन्फ्रेंस बनाई थी, जो राजाओं महाराजाओं की जो रियासतें थी उनके अंदर कांग्रेस का संगठन था, उसने विद्रोह किया और उस विद्रोह के चलते डर गए जब ये, तब जाकर इन्होंने समर्पण किया और भारत में शामिल हुए। तो इतनी आसानी से ये लोग भारत में शामिल नहीं हुए थे। दिया कुमारी जी, इतिहास पढ़ना है तो थोड़ा मेनन की किताब पलट लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा, और संभव हो तो जवाब दीजिएगा वाडेयार साहब आप जो हैं कि क्यों आपके त्रावणकोर की रियासत पाकिस्तान को राजदूत भेज रही थी। और दिया कुमारी जी, अमित शाह से सवाल पूछिएगा कि आखिर आपके खानदान का जो सबसे जाना माना नाम है सवाई राजा मान सिंह, उनके बारे में ऐसी बात कर रहे हैं कि उनके बाद लोगों ने, जब उन्होंने अकबर को अपनी बहन दी, अकबर से अपने बहन की शादी की, उसके बाद लोगों ने स से नाम रखना बंद कर दिया। इसका जवाब अमित शाह से ले लीजिएगा, फिर राहुल गांधी से जवाब दीजिएगा। और विक्रमादित्य सिंह के लिए एक अच्छी सी बात मैं बता देता हूं, इतिहास संगत बात बता देता हूं। विक्रमादित्य सिंह जिस वंश के हैं, गुलाब सिंह डोगरा के, डोगरा वंश के, वो 1846 में जम्मू और कश्मीर की सत्ता में कैसे आया था। पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की जब डेथ हो गई और उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एंग्लो सिख वार में इनको अपना सेनापति घोषित किया, तो लड़ने की जगह ये वहां गए ही नहीं। और उसके बाद जब सिख सेना हारी तो 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना मांगा गया सिख सेना से, सिख महारानी से। उसमें से 75 लाख रुपए देकर जम्मू और कश्मीर का राज्य खरीदा था गुलाब सिंह डोगरा ने। 1846 में सत्ता में आते हैं। उसके बाद 1957 में बहुत बुरी हालत थी, मरने वाले थे गुलाब सिंह डोगरा, तभी दिल्ली में विद्रोह शुरू हो गया। तो अपने बेटे रणबीर सिंह से उन्होंने कहा कि अंग्रेजों का हर हाल में साथ देना, और 200 कैवेलरीज और बहुत सारी तोपें भेजी गई थी अंग्रेजों की सहायता के लिए। और दिल्ली में जो 1857 की आजादी की लड़ाई चल रही थी, उसमें गुलाब सिंह डोगरा की जो सेना थी, या आप कह सकते हैं रणबीर सिंह डोगरा की जो सेना थी, उसने बड़ी भूमिका निभाई उस जंग को दबाने के लिए। यानी 1857 की हमारी आजादी की लड़ाई अगर सक्सेसफुल नहीं हुई तो उसमें डोगराओं सहित देश भर के राजाओं महाराजाओं का हाथ था। ग्वालियर के बारे में तो अब क्या कहा जाए, वो पंक्ति जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की सबको याद है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और उसी की लाइन है कि अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने भी छोड़ी राजधानी थी। तो सिंधिया किस तरह से अंग्रेजों के साथ थे, उसको लेकर 1857 में सिंधियाओं की भूमिका पर डॉक्टर राकेश पाठक ने एक किताब लिखी है। जब वो किताब आई थी, उस किताब की भूमिका मैंने ही लिखी है। और जब वो किताब आई थी तो हमने एक प्रोग्राम भी उस पर किया था। कल कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस की IT सेल की हेड हैं सुप्रिया श्रीनेत जी, उन्होंने उस किताब से ढेर सारे तथ्य पेश किए हैं। उनके ट्विटर पर जाकर वो सब कुछ आप देख लीजिए। तो राजाओं महाराजाओं का क्या रोल रहा है। वैसे राजाओं महाराजाओं का रोल समझने के लिए जो दक्षिणपंथी हैं, जो भक्त हैं, उनको भी एक किताब बता दूं, क्योंकि बाकी किताबों पर तो उनको भरोसा होगा नहीं, लेकिन विनायक दामोदर सावरकर की किताब पर तो आप भरोसा करेंगे ना। 1857 का प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम, उस किताब को उठा लीजिए, पढ़ लीजिए, आराम से ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आराम से खरीद के भी पढ़ सकते हैं, हो सकता है किसी लाइब्रेरी में भी मिल जाए, जैसे पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए। वहां पर राजाओं महाराजाओं ने 1857 में कैसे देश को धोखा दिया था, इसकी इतनी कहानियां आपको मिल जाएंगी कि उसके बाद आप कहेंगे कि राहुल गांधी कह तो सही ही रहे हैं। लेकिन ठीक है, ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, राजा महाराजा हैं, तो अपने खानदान को बचाने के लिए सामने आएंगे ही, इससे हकीकत बदल नहीं जाती। असल में राहुल गांधी बिजनेस मॉडल पे बात कर रहे थे। उन्होंने बहुत साफ कहा कि मुझे बिजनेस से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है मोनोपोली से और ओलिगोपोली से। अब मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली का मतलब यह होता है कि किसी व्यापार में एक ही व्यक्ति का एकाधिकार हो जाए, पूरा उसी का कब्जा हो जाए, उसके अलावा कोई और घुस ना सके। यानी आप अगर सब्जी मंडी का एग्जांपल लीजिए तो वहां एक ही दुकान हो जिस पर आलू बिक रहा हो, बाकी किसी दुकान में आलू ना बिक रहा हो। तो जिसको आलू खरीदना है मजबूरी में उसी दुकान पर जाना पड़ेगा और वो जिस कीमत पर चाहेगा उस कीमत पर आलू बेचेगा।
ये होती है मोनोपोली कि बाजार पर उसने ऐसा कब्जा कर लिया कि आलू किसी और के पास हो ही नहीं। अभी क्या होता है, आप खरीदने जाते हैं, कोई आलू कहता है 40 रुपए किलो, अगला वाला कहता है 35 रुपए किलो, और आप 35 रुपए वाला खरीद लेते हैं अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है। लेकिन अगर एक ही जगह आलू है और आपको आलू की जरूरत है तो आपको उसी रेट पर और वैसा ही आलू खरीदना पड़ेगा जो उस दुकान पर मिल रहा है। यही कहानी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। भारत में चाहे वो अफीम का व्यापार हो या इसके अलावा भी बहुत सारे व्यापार हैं, उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा कब्जा किया हुआ था, मोनोपोली की हुई थी, और जैसे चाहता था उस दाम पर यहां से कच्चा माल खरीदता था और फिर इंग्लैंड से बना हुआ माल लाकर जिस दाम पर चाहे उस दाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग बेचते थे, और यही उनका पूरा का पूरा प्रॉफिट मॉडल था। अब इसी तरह का मॉडल हमारे यहां भी खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे व्यापार हैं जिनमें धीरे धीरे अडानी या अंबानी मोनोपोली बनाते जा रहे हैं, और या फिर छोटे व्यापारियों का पूरे तरह से विनाश करके, पूरी तरह से छोटे व्यापारियों को खत्म करके कुछ बड़े हाथों में व्यापार दिया जा रहा है। यही कही जाती है ओलिगोपोली या ओलिगार्की, जिसमें 4 या 5 कैपिटलिस्ट या 10 कैपिटलिस्ट मिलकर पूरे के पूरे व्यापार पर कब्जा कर लेते हैं। अडानी, अंबानी और कुछ और लोग यही काम कर रहे हैं। इस ओलिगोपोली में जो डिमांड और प्राइस तय होती है वो जनता की खरीद से नहीं तय होती है। क्या बनेगा, कितना बनेगा, किस दाम पे बेचा जाएगा, ये 4 या 5 लोग बैठकर तय कर लेते हैं और पूरे के पूरे व्यापार पर कब्जा कर लेते हैं। छोटे व्यापारी भी खत्म हो जाते हैं और कस्टमर जो होता है इस बात के लिए मजबूर होता है कि जिस रेट पे जो मिल रहा है वो खरीदे, क्योंकि कहीं और अवेलेबल ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर आप देखें तो मोबाइल के जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आप देखिए कितने सारे सर्विस प्रोवाइडर्स आए थे शुरू में, धीरे 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 करके सब खत्म कर दिया गया। जो सरकारी था बीएसएनएल और एमटीएनएल उसको भी खत्म कर दिया गया, और अब ले दे के अगर सच कहें तो 2 ही बड़े प्रोवाइडर्स बचे हुए हैं, एयरटेल और अंबानी साहब का जियो। इसके अलावा बाकी सबको धीरे धीरे किसी न किसी बहाने या तो खत्म कर दिया गया है या तो खत्म किया जा रहा है। हद से हद आप वोडाफोन और एक आध का और नाम ले सकते हैं, यानी 2 या 3 लोगों ने मिलकर हमारे पूरे जो मोबाइल सर्विस प्रोविजन है या इंटरनेट सर्विस प्रोविजन है उस पर कब्जा किया हुआ है, और वो मनचाहे तरीके से सर्विसेज देते हैं, मनचाहे तरीके से रेट तय करते हैं। इसी ओलिगार्की और मोनोपोली पे सवाल उठाया था राहुल गांधी ने अपने लेख में। कल उन्होंने ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि एक मंत्री जी हैं, और बाद में सुप्रिया श्रीनेत ने नाम लिया कि पीयूष गोयल जी, जो बड़े बड़े पूंजीपतियों को फोन कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि हमारी आर्थिक नीतियों के बारे में अच्छा लिखिए, क्योंकि राहुल गांधी ने हमें अखबार में लिखकर नंगा कर दिया है। अब जाहिर तौर पे बुरा तो लगा ही होगा, क्योंकि राहुल गांधी वहां पर इशारा कर रहे हैं जहां से पूरा खेल हो रहा है। जब चुनावी बांड वाला पूरा मामला आया था और उसकी जांच हो रही थी, उस पर बात हो रही थी, तो आपने देखा था कि कई सारे बिजनेसेस को कैसे ईडी वगैरह भेज के परेशान किया गया, और उसके बाद कुछ दिन बाद खबर आई कि उन्होंने अपना बिजनेस अडानी को बेच दिया। ये जो पूरा मॉडल है जिसमें बाजार से कंपटीशन ही खत्म कर दिया जाता है, बाजार पूरी तरह से 1 या 2 या 4 लोगों के हाथ में आ जाता है। राहुल गांधी बिजनेस के इस मॉडल पे सवाल उठा रहे थे, और यही बात बुरी लग गई तो कहीं राजा रानी की बात की जा रही है, कहीं जाकर कुछ बात की जा रही है, और महाराष्ट्र में तो अपने तरह का अलग ही तमाशा मचा हुआ है। फडणवीस साहब कह रहे हैं कि संविधान हाथ में लेकर चलना जो है वो नक्सलाइट तरीका है, और उनके आसपास अर्बन नक्सल हैं। भाई, जब इस सरकार से 20 बार पूछा जा चुका कि बताओ कौन अर्बन नक्सल है, और सरकार कहती है कि हमें नहीं पता अर्बन नक्सल कौन है, तो ये तुम लोग रोज नया नया अर्बन नक्सल लेके क्यों आते हो? और संविधान को लेकर चलने की बात अर्बन नक्सल हो गई। इस देश में संविधान अगर हाथ में है तो वो अर्बन नक्सल हो गया। और इसके आगे की बात, आप लोग अंबेडकर की बात करते हो। अंबेडकर की अगर सबसे ज्यादा मुखालिफत किसी ने की है तो हिंदू महासभा के लोगों ने की है। आप लोग 50 बार कह रहे हो नेहरू ने ये नहीं किया, नेहरू ने वो नहीं किया। अरे भाई, आपने क्या किया? आप बताइए ना। अंबेडकर के समर्थन में हिंदू महासभा कब बोली? आप बताइए, आपका जनसंघ डॉक्टर अंबेडकर के समर्थन में कब खड़ा हुआ? आप बताइए, आपकी भारतीय जनता पार्टी जो है वो जब बनी तो उसने अंबेडकर का कितना नाम लिया? आप जरा बताइए कि आरएसएस में आज तक कोई ओबीसी या दलित या महिला चीफ क्यों नहीं बन सकी है?
अरे आप बताइए कि आपकी जो आईटी सेल को मानने जानने वाले लोग हैं, जो 24 घंटे आपके समर्थन में रहते हैं, वो सारे के सारे या ज्यादातर आरक्षण विरोधी क्यों हैं? आप बात करेंगे मनुस्मृति की और उसके बाद अंबेडकर पर सवाल उठाएंगे कि अंबेडकर किसके हैं और किसके नहीं है। कांग्रेस का अंबेडकर से क्या रिश्ता है, क्या नहीं है, वो सब इतिहास में है। अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर कभी कांग्रेस के मेंबर तो नहीं थे, उनको न्याय मंत्री बनाया गया। ये सारा कुछ है। संविधान लिखने वाली जो समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसका चेयरमैन बनाया गया और यह सब नेहरू के समय में हुआ। आप लोगों ने उसका कितना समर्थन या विरोध किया, जरा सा इतिहास पलट के देख लीजिए। क्यों देखेंगे इतिहास, क्यों पलटेंगे? अब तो अमीश देवगन कह रहे हैं कि राहुल गांधी को इतिहास की जानकारी नहीं है। ये अमीश देवगन कह रहे हैं, हमारे समय के सबसे बड़े हिस्टोरियन। वैसे अमीश देवगन पर मुझे याद आया कि इंडिया टुडे का एक आज तक और इंडिया टुडे का एक लिटरेचर फेस्टिवल होता है, उसमें मुझे गलती से बुला लिया गया था और एक एंकर बैठी हुई थी, उन्होंने इतिहास पर सवाल पूछा, नेहरू जी पर सवाल पूछा, और जब मैंने पलट के जवाब दिया तो खामोश हो गई, वो भी खामोश हो गई, और उनके साथ संगीत रागी वगैरह जो बैठे थे वो भी खामोश हो गए। दोबारा सवाल उठाने की हिम्मत नहीं पड़ी। वो दिन और आज का दिन है, आप फिर से बुलाने की मुझे हिम्मत इन लोगों की नहीं पड़ी। ये लोग इतिहास की बात करते हैं, आईटी सेल के 4 लोगों को बैठाकर 24 घंटे नौटंकी करते हैं, और ये इतिहास की बात करते हैं। जब सच में इतिहास वाले से बहस का टाइम आता है और आमने सामने आते हैं, तो इनकी वही हालत होती है जो इंडिया टुडे वाले उस लिटरेचर फेस्टिवल में इनके लोगों की हुई थी जब मैं वहां पर बैठा हुआ था। अभी थोड़ी देर अडानी अंबानी को छोड़ दीजिए, केवल राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं उसके बरक्स एक डेटा मैं आपको दे रहा हूं। एसआर कंपनी है, 54,000 करोड़ का, 54,000 करोड़ का इनके ऊपर लोन था, इनको चुकाना पड़ा सिर्फ 42,000 करोड़ रुपए, यानी 23% इनका जो लोन था वो माफ हो गया। वीडियोकॉन का 46,000 करोड़ का लोन था, इनको चुकाना पड़ा सिर्फ 2,900 करोड़, यानी 94% इनका लोन माफ हो गया। एबीसी शिपयार्ड है, 22,000 करोड़ का इनका लोन था, चुकाना पड़ा केवल 1,200 करोड़, यानी कि 95% इनका भी लोन माफ हो गया। डीएचएफएल का 91,000 करोड़ का लोन था, केवल 37,000 करोड़ चुकाना पड़ा, यानी 60% इनका लोन माफ हो गया। और एमटेक का 13,500 करोड़ का लोन था, सिर्फ 2,700 करोड़ चुकाना पड़ा, और इनका 75% लोन, 80% लोन माफ हो गया। यानी इनका लोन जब लिया जाता है तो उसमें 75%, 80%, 70% माफ हो जाता है। अडानी अंबानी का तो छोड़ ही दीजिए, वो डेटा तो पब्लिक में है ही। आप अगर अपना घर खरीद लें, आप अगर अपनी गाड़ी खरीद लें, किस्तों में चुकाते हैं, आप 5 लाख का अगर लोन लेंगे तो आपको 8 लाख चुकाना पड़ेगा। 1 रुपए कोई बैंक कभी माफ नहीं करता है। इस नीति पर अगर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं तो वो सही है या गलत, इसका फैसला आप कीजिए। आप बताइए कि ये जो नीति अपनाई गई है, जिसमें देश की सारी धन संपत्ति उठाकर पूंजीपतियों और खासतौर पर अडानी और अंबानी के हाथ में दी जा रही है और आम आदमी के हाथ में है केवल टैक्स टैक्स टैक्स, आप सोच के देखिए कि ये नीति ठीक है या नहीं है, ये नीति आपके पक्ष में है या आपके खिलाफ है। आज ये सोचना और भी जरूरी है क्योंकि 8 साल हो गए नोटबंदी के। नोटबंदी के समय मोदी जी ने 50 दिन मांगे थे, 50 दिन से 8 साल हो गए। कितने फायदे हुए इन नीतियों के आपको, और इन नीतियों के कितने फायदे हुए अडानी अंबानी को, यह सोचना आपका काम है। नेता तो अपनी अपनी बात करते रहेंगे, आपको देखना है कि आपके मुस्तकबिल के लिए कौन सी नीतियां अच्छी हैं और कौन सी बुरी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।